हेलो लर्नर्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखा गया है। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखा जाता है। उस डाइपोल पर कितना नेट फोर्स होगा और टॉर्क होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है। यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, उस पर हमने क्या रखा है, विद्युत द्विध्रुव को रखा है। उस विद्युत द्विध्रुव पर कितना नेट बल कार्य करेगा, परिणामी बल तथा बल आघूर्ण क्या होगा, इसको हमें आज निकालना है। तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। जहां मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ाया था वहां मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है यूनिफॉर्म, उसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पैरेलल लाइंस होती है, इक्विस्पेस्ड होती हैं, ठीक है। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखा जाता है, डाइपोल को रख देते हैं, ये हो गया। डाइपोल में हमें पता है दो चार्जेस होते हैं, अपोजिट इन नेचर होते हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। इस जो डाइपोल लेंथ है वो होती है 2L, ठीक है। अब देखिए, जब किसी पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम F1। जब नेगेटिव चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो इस नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा और इसको मान लेते हैं F2, ठीक है। अब देखिए, F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो QE होगा, F2 क्या होगा, QE होगा, ठीक है। दोनों का मैग्नीट्यूड तो आपस में इक्वल है, लेकिन देखिए F1 उस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है जबकि F2 किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट फोर्स होगा नेट फोर्स होगा वो कितना आएगा, 0। जो परिणामी बल हमारा आएगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा, समझ में आ गया आपको बात कि दो फोर्सेस हैं, उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है वो इक्वल है, लेकिन उनका डायरेक्शन अपोजिट है। वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, -Q वाला फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस वजह से जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है, एक समान विद्युत क्षेत्र की बात की जा रही है, उस पर अगर डाइपोल को रखा जा रहा है तो जो हमारा नेट फोर्स होगा उस डाइपोल पे लगने वाला वो 0 होगा। अब ये F नेट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो फोर्स इस पे लग रहा है वो 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये डाइपोल है वो खिसक के इधर 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 ऐसी पोजीशन नहीं ले सकता है। लेकिन एक चीज पॉसिबल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अब हम निकालने वाले हैं किसको, टॉर्क को, बल आघूर्ण को। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टाउ से। हमने 11th में पढ़ा है टॉर्क के बारे में। अब देखिए, एक डाइपोल है, उसके दो डिफरेंट पॉइंट्स पे दो फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है एक्ट कर रहे हैं। इनकी दोनों फोर्सेस की जो बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है। ये कैसे हो गई, इसको देखिए, ये फोर्स का लाइन, इसका लाइन ये हो गया, इस फोर्स का ये हो गया, और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो गई, ये हो गई। सपोज उसको मान लेते C, ये हो गई। तो ये जो कुछ सिस्टम है ये कुछ कैसा निर्माण कर रहा है, कैसे सिस्टम का निर्माण कर रहा है, ये कपल ऑफ फोर्सेस का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है, कपल ऑफ फोर्सेस का। इसको बोलते हैं बल युग्म। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है बल युग्म के बारे में। फिर से समझ लीजिए, सेम बॉडी है, सेम डाइपोल है, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे दो फोर्सेस जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। तो ये जो सिस्टम बन रहा है ये कपल ऑफ फोर्सेस यानी बल युग्म का बन रहा है। अब ये जो कपल ऑफ फोर्सेस है, बल युग्म है, वो क्या करेगा, वो इसको रोटेट करेगा। किसको रोटेट करेगा, इसको, इस डाइपोल को रोटेट करवाएगा। अब जब इसको रोटेट कराएगा तो इसमें रोटेशनल मोशन होगा,
ठीक है। ये जो रोटेशनल मोशन होगा इसको जिस क्वांटिटी से मेजर किया जाता है वो होता है हमारा टॉर्क, यानी कि बल आघूर्ण। ठीक है, तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कपल ऑफ फोर्सेस के केस में क्या होता है, इन दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वो है हमारी BC। ठीक है, अब F को चाहे इन दोनों में से कोई भी ले लीजिए, सेम है, तो ये हो जाएगा QE इंटू BC। अब देखिए ये जो BC है इसको लिखना है हमने किसके टर्म में, 12 के टर्म में। और एक और चीज यहां ऐड कर लीजिए, देखिए ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बना रहा है थीटा। समझ में आ गई आपको बात, ये जो डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, इसके साथ बना रहा है थीटा एंगल। तो जो हम ये BC को लिखने वाले हैं, हम BC को किसके टर्म में लिखेंगे, इस 12 और थीटा के टर्म में। तो ये जो है ये परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा के करस्पॉन्डिंग, जबकि हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो थीटा के करस्पॉन्डिंग कौन सा फॉर्मूला है जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो वो होता है हमारा साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया BC, और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज AB। ठीक है, BC की वैल्यू यहां से निकालेंगे, BC की वैल्यू हो जाएगी AB साइन थीटा। AB की वैल्यू कितनी है, 2L है, हो जाएगा 2L साइन थीटा। तो BC की वैल्यू आ गई 2L साइन थीटा। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो टाउ की वैल्यू हो गई QE इंटू 2L साइन थीटा। अब हमें पता है ये जो Q है और ये जो 2L है, सिंस हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था, ये फॉर्मूला था Q इंटू 2L का, था कि नहीं था। अब इस Q इंटू 2L की जगह हम लिख देते हैं P, तो ये हो जाएगा P बचा यहां E और साइन थीटा। तो ये मैग्नीट्यूड है उस टॉर्क का जो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे अप्लाई होगा जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। ये जो बल आघूर्ण है, ये परिमाण जो इसका है वो होगा PE साइन थीटा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जो नेट फोर्स है वो कितना आता है, 0 आता है, और जो हमारा टॉर्क होगा, बल आघूर्ण होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका जो परिमाण होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, PE साइन थीटा। अब अगर हमें इस टॉर्क को वेक्टर नोटेशन में लिखना है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो उसको हमें लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए अब साइन हटता है तो क्रॉस आता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको P क्रॉस E लिखें या E क्रॉस P लिखें। इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो यहां थोड़ा देख लीजिए आप, कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। देखिए ये जो बॉडी है डाइपोल, इस पे जो फोर्स एक्ट होगा इसके कारण डाइपोल कुछ ऐसा मूव करेगा। ठीक है, यहां ये क्या करेगा, कुछ ऐसा मूव करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो टाउ है, टॉर्क है, वो कैसे डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में से जो क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट करेगा तो वही क्या एक्सप्रेशन क्या होगा, सही होगा। उसके लिए पहले हमें इसको एक अलग से फिगर बनानी पड़ेगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये इसको हम ये बना लेते हैं, ये जो है हमारा ये P है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, अब देखिए अगर P क्रॉस E को लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वो इस डायरेक्शन में है। P क्रॉस E का डायरेक्शन क्या हो गया, P से E की तरफ आता हुआ। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये भी क्या हो गया आपका क्लॉकवाइज हो गया, ये भी हमारा क्लॉकवाइज घूम रहा है। जबकि E क्रॉस P को लेंगे, यानी कि E से P की तरफ जाएंगे, तो हमारे जो डायरेक्शन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन हमारा जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज है, इसलिए ये कंडीशन नहीं, ये कंडीशन सही होगी। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको जो टॉर्क होगा उसको लिखेंगे P वेक्टर क्रॉस
ई वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, पी क्रॉस ई, ना कि ई क्रॉस पी। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा टॉर्क का मैग्नीट्यूड भी हो गया, इसका वेक्टर नोटेशन भी हो गया, लेकिन आगे भी इसकी स्पेशल कंडीशंस हैं जिनको समझना जरूरी है। तो आइए हम पढ़ते हैं इसके स्पेशल कंडीशंस के बारे में। इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन है। फर्स्ट कि ये एक, हम यहाँ मैग्नीट्यूड जो मैंने मिटा दिया उसको यहाँ लिख देते हैं क्योंकि इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये हमारा मैग्नीट्यूड है। देखिए, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा टॉर्क हो जाएगा हमारा पी ई। ये मैक्सिमम की कंडीशन है। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है तो जो टॉर्क होता है वो मैक्सिमम होता है। ध्यान रखिएगा, इसका फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ई हमारा इस डायरेक्शन में है, ये देखिए ई इस डायरेक्शन में होगा। ये थीटा 90 है, यानी कि जो डाइपोल है वो इधर से घूम के ऐसा हो गया है, यानी कि डाइपोल हमारा घूम के ऐसा हो गया है। ये पी हो गया, इनके बीच का 90 डिग्री। तो ये इस कंडीशन में टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है। सेकंड कंडीशन को देख लेते हैं। जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री होगी। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी उस केस में जो साइन 0 होता है वो 0 होता है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो टॉर्क क्या हो जाएगा हमारा 0। ये मिनिमम की कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है, ये टॉर्क की मिनिमम की कंडीशन है। वो कब होती है, जब थीटा की वैल्यू 0 होती है। तो इसका जो फिगर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, ई यहां बनेगा और पी भी इसी के डायरेक्शन के अलोंग होगा। ये होगा, इनके बीच का एंगल क्या है 0 होता है। अब एक थर्ड कंडीशन है, अगर हम थीटा की वैल्यू को 180 डिग्री लेते हैं, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू को 180 लेते हैं तो 180 के केस में साइन 180 की वैल्यू होती है 0। साइन 180 की वैल्यू 0 होने से पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है उस केस में भी टाउ की वैल्यू मिनिमम होती है। तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये हमारा पी का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्शन इस तरह होगा। ये इसके फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 180 डिग्री की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, दिखने में तो ये दोनों ही सेम लग रहे हैं, है भी सेम, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। वो ये है कि दोनों ही कंडीशन इक्विलिब्रियम की कंडीशन को शो कर रहा है, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा है जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है और एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी कि एक स्थायी साम्यावस्था में है, एक अस्थायी साम्यावस्था में है। तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा है, तो उसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए, उसके पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा फिगर को। जो ये फिगर थी, जब थीटा की वैल्यू 0 थी उस केस में क्या होता है, अगर इस डाइपोल को हम मूव करा के कुछ ऐसा ले आए, अगर इस डाइपोल को, जो डाइपोल ऐसा है उसको मूव करा के हम ऐसा ले आए, डाइपोल खुद से नहीं मूव करेगा, हम मूव करा रहे हैं। अगर हम इसको इस तरीके से कुछ मूव करा दे और छोड़ दे तो ये डाइपोल क्या करेगा, अपने आप इस डायरेक्शन में वापस आएगा और ऐसी पोजीशन में फिर से आ जाएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि ये है यहाँ माइनस, ये है प्लस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि इस डायरेक्शन में, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, ये इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा, तो ये इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगा, तो ये वापस अपनी उसी कंडीशन में आ जाएगा। यानी कि जो ये कंडीशन होगी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी। कौन सी, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री की कंडीशन जो होगी हमारी, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, यानी कि स्थायी साम्यावस्था की सिचुएशन होगी। अब इस कंडीशन में आइए, अगर हम इस डाइपोल को, जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको हम घुमा के रोटेट करा के कुछ ऐसा लाते हैं, ठीक है, ऐसा लाते हैं हम, तो ये जो होगा, अब इसको यहां पे लाके छोड़ देंगे तो वापस इस डायरेक्शन में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो इसको इस डायरेक्शन में घुमाएगा। जब इस डायरेक्शन में घुमाएगा तो ये वापस यहाँ कैसे आएगा, ठीक है,
तो ये जो कंडीशन रिप्रेजेंट करेगी वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगी। ये कौन सी है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम यानी अस्थाई साम्यावस्था, अस्थाई साम्यावस्था की सिचुएशन को शो करेगा। समझ गए आप इनके बीच में बेसिक डिफरेंस? तो आइए एक बार फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसमें विद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है, उस पे विद्युत द्विध्रुव को रखने पे, डायपोल को रखने पे जो नेट फोर्स होगा इस पे वो 0 आता है, ठीक है, यानी कि जो डायपोल है इधर उधर मूव नहीं करेगा। लेकिन इसमें कपल ऑफ फोर्सेस एक्ट होगा, इसमें बलयुग्म यूज होगा। उससे क्या होगा, हम टाउ की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, टॉर्क की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, बल आघूर्ण को निकालेंगे। बल आघूर्ण का फॉर्मूला मैंने बता दिया, उसका जो मैग्नीट्यूड था फाइनली क्या आ रहा था हमारा, PE sin थीटा। वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे P क्रॉस E वेक्टर, ठीक है। इसकी 3 स्पेशल कंडीशंस हो गई। जब थीटा 90 डिग्री है उस केस में जो बल आघूर्ण होगा वो अधिकतम होगा। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी उस केस में जो बल आघूर्ण होगा वो मिनिमम होगा। जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी